या स्पेसक्राफ्ट को दूर अंतरिक्ष में किसी अन्य ग्रह पर खोज करने के लिए भेजते होंगे। साथ ही उस रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट से भेजी गई सैटेलाइट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन का भी आप काफी इंतजार करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि यह रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट जब हमारे वैज्ञानिक किसी अन्य ग्रह पर भेजते हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, और साथ ही हर ग्रह पर पहुंचने के लिए इन्हें कितना समय लगता होगा? क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों को केवल एक ग्रह पर टारगेट फिक्स करके उस रॉकेट को भेजना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के आगे पीछे चक्कर लगा रहे होते हैं, इसलिए कोई एक फिक्स्ड टारगेट पॉइंट ढूंढना आसान नहीं होता। रॉकेट को कुछ इस प्रकार भेजा जाता है कि वे एक ऐसे पॉइंट पर सही समय पर पहुंच जाएं, जहां पर हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि वह ग्रह जहां पर इस रॉकेट को भेजा जाना है वो भी उस पॉइंट तक पहुंच जाए। साथ ही वह रॉकेट उस ग्रह की ग्रेविटी में भी घुस जाए। लेकिन फिर भी ये सब इतना आसान नहीं रहता। आखिर स्पेसक्राफ्ट में पर्याप्त फ्यूल की भी जरूरत होती है और अन्य ग्रह, तारे और सूरज की ग्रेविटी से भी उसे बचना होता है। तो चलिए आज हम इसे गहराई से समझते हैं कि आखिर एक स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को किसी अन्य ग्रह पर किस प्रकार भेजा जाता है, और साथ ही हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग ग्रह पर पहुंचने के लिए कितना समय लग जाता है। किसी भी रॉकेट को किसी ग्रह पर भेजने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पर्याप्त मात्रा में प्रोपेलेंट का मौजूद होना। प्रोपेलेंट दरअसल रॉकेट में डालने वाले फ्यूल को कहा जाता है। हालांकि जब वह रॉकेट उड़ने लगता है तब धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम कर रही होती है, और इसलिए ये भी जरूरी होता है कि कोई भी रॉकेट काफी तेजी से धरती की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर हो सके, ताकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे रोकने का काम करती है वो उससे भी पार हो जाए। यदि रॉकेट को किसी अन्य ग्रह पर पहुंचना है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि वह समय कौन सा है जब उस ग्रह की दूरी धरती से काफी कम होगी, क्योंकि ऐसा करने पर एक तो प्रोपेलेंट की भी कम जरूरत पड़ेगी और साथ ही डिस्टेंस और टाइम भी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए धरती और मंगल 2 साल में एक बार एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं, इसलिए किसी रॉकेट को अगर मंगल ग्रह पर भेजना है तो ऐसे ही समय पर उसे लॉन्च किया जाता है। लेकिन यदि हमें किसी दूर के ग्रह पर रॉकेट भेजना हो तब हमें उसके पाथ का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं वह रास्ते में किसी अन्य ग्रह के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कोई भी ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में एक फिक्स्ड पोजीशन में मौजूद नहीं होता। हर ग्रह टेंस ऑफ किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से लगातार सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। इसलिए किसी रॉकेट का ये भी जरूरी है कि उसे एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाए, और ऐसे इलेप्टिकल ऑर्बिट को होम एंड ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है। और इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी रॉकेट को कभी भी अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। लॉन्च की भी फिक्स्ड डेट और टाइम होता है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस पर आधारित होता है। जब किसी रॉकेट को इलेप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है तब वह कुछ इस प्रकार होता है कि जब रॉकेट अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचेगा तब वहां पर वह ग्रह भी पहुंच जाएगा, जिस पर जांच करने के लिए किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट के जरिए भेजा गया है। क्या आप जानते हैं कि मरकरी और वीनस जैसे ग्रहों पर चैलेंजेस थोड़े और भी बढ़ जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि यह दोनों ही ग्रह सूर्य के काफी नजदीक होते हैं, और इसलिए यदि कोई रॉकेट इन तक भेजा जाए तो इस बात का काफी ध्यान रखना होता है कि कहीं सूर्य की ग्रेविटी ही उस रॉकेट को अपनी ओर ना खींच ले, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो फिर सूर्य उस रॉकेट को अपनी सतह की ओर आकर्षित कर लेगा और वह रॉकेट पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए मरकरी और वीनस जैसे ग्रहों पर मिशन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को और भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही यदि हमें रॉकेट को आउटर प्लेनेट की ओर भेजना हो तब भी रॉकेट की स्पीड इतनी तेज होना जरूरी है कि वह सूरज की ग्रेविटी को पार कर सके। अब आपने ये तो समझ लिया होगा कि किस प्रकार रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और साथ ही लॉन्च के दौरान किन बातों का ध्यान रखना होता है। अब चलिए हम एक एक करके ये समझते हैं कि आखिर किस ग्रह तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है। शुरुआत करते हैं हमारे मरकरी ग्रह से, जो हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है और साथ ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भी है। मरकरी ग्रह हमारी पृथ्वी से 91 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि इस ग्रह पर अब तक काफी कम मिशंस किए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रह पर रॉकेट या फिर स्पेसक्राफ्ट को भेजना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यदि कोई रॉकेट मरकरी की तरफ भेजा गया तो इस बात की काफी ज्यादा संभावना होती है कि सूर्य की ग्रेविटी ही उस रॉकेट को अपनी ओर खींच लेगी और उसे नष्ट कर देगी। इसलिए यदि हमें मरकरी ग्रह पर किसी रॉकेट को भेजना है
तो हमें उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज रखनी होगी कि आप मान लीजिए कि वह अंतरिक्ष में एक बंदूक से निकली हुई गोली की तरह ही होगा। इसलिए इस ग्रह पर किसी रॉकेट को भेजने के लिए सबसे पहले तो होम एंड ऑर्बिट में ही इसे भेजना होगा, और मरकरी के केस में यह ऑर्बिट लगभग 310 मिलियन किलोमीटर लंबा पड़ेगा। साथ ही रॉकेट को मरकरी तक पहुंचने के लिए 106 दिन का समय भी लग जाएगा। और दूसरा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि रॉकेट की स्पीड काफी तेज रखनी होगी, लगभग 58 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मरकरी पर कभी कोई मिशन किया ही नहीं गया हो। साल 1974 में मैरिनर 10 नाम का एक प्रोब मरकरी पर भेजा गया था और उससे हमारे वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में जानने को काफी कुछ मिला। मरकरी के बाद दूसरा ग्रह आता है वीनस यानी कि शुक्र। यह ग्रह धरती से 41 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यदि हम इसके होम एंड ऑर्बिट की बात करें तो इसका डिस्टेंस लगभग 402 मिलियन किलोमीटर लंबा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि हम वीनस ग्रह पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट का इतिहास देखें तब आप ये पाएंगे कि हर एक स्पेसक्राफ्ट को वीनस ग्रह तक पहुंचने के लिए अलग समय ही लगा है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वीनस ग्रह तक पहुंचने के लिए कोई भी एवरेज प्रोब को लगभग 150 दिन लग जाएंगे। साल 1961 में वीनस ग्रह पर पहला मिशन किया गया और वेनेरा 1 नाम के एक प्रोब को लॉन्च किया गया। यह प्रोब वीनस ग्रह तक केवल 97 डेज में ही पहुंच गया। लेकिन साल 2006 में भेजे गए ESA's वीनस एक्सप्रेस को वीनस ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए 153 दिनों का समय लगा। यहाँ तक कि एक बार एक ऐसा मिशन भी किया गया था जब उसे वीनस ग्रह तक पहुंचने के लिए 463 दिनों का समय लगा था। अब चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो कि हमारी धरती से 56 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। और आज के समय में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए लगभग 8 महीने का समय लग जाता है। साथ ही इस ग्रह का होम एंड ऑर्बिट का डिस्टेंस लगभग 600 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। लेकिन यदि मंगल ग्रह पर भी किए जाने वाले मिशन का इतिहास देखा जाए तब भी आप यही पाएंगे कि कुछ मिशंस को इस तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय लगा और कुछ को कम समय भी लगा। मैरिनर 6 और मैरिनर 7 को मंगल तक पहुंचने के लिए लगभग 156 दिन और 131 दिन लग गए। लेकिन कुछ ऐसे मिशंस भी थे जब उन्हें मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए 300 दिनों से भी ज्यादा समय लगा है। इसके बाद बात करते हैं जुपिटर ग्रह की, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और आउटर प्लैनेट्स में सबसे पहला ग्रह भी है। ये हमारी धरती से 620 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जुपिटर ग्रह तक पहुंचने के लिए अब तक हमारे पास कोई एवरेज टाइम ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी मिशंस इस ग्रह पर किए गए हैं उन सबको अलग अलग समय ही लगा। जुपिटर ग्रह पर भेजे गए सबसे पहले प्रोब पायनियर 10, जिसे 2 मार्च 1972 को लॉन्च किया गया था, उसे जुपिटर तक पहुंचने के लिए 640 दिन का समय लग गया था। क्या आप जानते हैं कि उस प्रोब ने 1.273 बिलियन किलोमीटर का होम एंड ऑर्बिट तय किया था। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि आखिर यह कितना बड़ा डिस्टेंस है, और यही कारण था कि वह प्रोब काफी तेज गति से जुपिटर ग्रह तक पहुंचा था। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि गैलीलियो प्रोब, जो कि पहला प्रोब था जो जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंच सका था, उसे जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए लगभग 2242 दिन लग गए थे। जुपिटर के बाद हमारी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है सैटर्न, और यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 1277 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। क्या आप जानते हैं कि इस ग्रह तक किए जाने वाले शुरुआती मिशन को लगभग 6.5 साल यानी कि 6.5 साल का समय लगा था। साल 1980 में वॉयेजर 1 को भी सैटर्न ग्रह की ओर भेजा गया, लेकिन रास्ते में इसका एनकाउंटर जुपिटर ग्रह से हो गया। हालांकि यह एनकाउंटर कुछ ऐसा था कि जुपिटर ग्रह की वजह से इसे अपनी स्पीड बढ़ाने में मदद मिली, क्योंकि यह जुपिटर से इतना दूर था कि उसकी ग्रेविटी तो उस पर असर कर रही थी पर उसे अपनी ओर खींच नहीं सकती थी। इसके कारण उसकी स्पीड बढ़ गई और अंत में उस मिशन को सैटर्न तक पहुंचने के लिए 1165 दिन लग गए, यानी इसे लगभग 3 साल का समय लग गया सैटर्न ग्रह तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब इसके बाद वॉयेजर 2 को भेजा गया तब उसे लगभग 4 साल का समय लगा था। चलिए अब बात करते हैं यूरेनस ग्रह की, जिसका मिनिमम डिस्टेंस हमारी धरती से 2720 मिलियन किलोमीटर्स है। अब आप ही सोचिए कि यदि सैटर्न ग्रह तक पहुंचने के लिए कम से कम 6.5 साल का समय लगा, फिर यूरेनस ग्रह तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा समय लगता होगा, क्योंकि ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है और काफी दूर भी है। अब तक हम केवल एक ही मिशन इस ग्रह पर कर पाए हैं। आज तक केवल वॉयेजर 2 ही इस ग्रह तक पहुंच पाया है।
और उसे यूरेनस तक पहुंचने के लिए 8.5 साल यानी कि 8.5 साल का समय लग गया था। हालांकि यह समय वैज्ञानिकों के अनुमान लगाए गए समय से काफी कम था, लगभग आधा ही था, क्योंकि इसके ह्यूमन ऑर्बिट से लगभग इस ग्रह तक पहुंचने के लिए 16 साल का समय लग सकता था। लेकिन यह समय आधा इसलिए हुआ क्योंकि जुपिटर और सैटर्न के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण इससे काफी मदद मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने आपको पहले भी बताया। अब बारी है आखिरी ग्रह नेपट्यून की। हम जानते हैं कि आपको आज की यह जानकारी काफी दिलचस्प लग रही होगी, लेकिन क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि नेपट्यून ग्रह तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता होगा? इसका मिनिमम डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से 4,347 मिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह पर भी अब तक केवल एक ही प्रोब पहुंच पाया है, क्योंकि ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। इस ग्रह तक भी वॉयेजर 2 ही अब तक पहुंच सका है और इसका भी एनकाउंटर यूरेनस ग्रह से हुआ था। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इससे पृथ्वी से नेपट्यून तक पहुंचने के लिए 12.5 साल का समय लग गया था। इतने में तो एक छोटा बच्चा भी काफी बड़ा हो चुका होता है। अब आप ही सोच लीजिए कि यह मिशन आखिर कितने मुश्किल होते हैं और सबसे जरूरी इनका सक्सेसफुल होना होता है, क्योंकि यदि इतने वर्ष बाद और इतनी मेहनत के बाद भी यदि यह मिशन फेल हो जाए तो हमारे वैज्ञानिकों का कितना मनोबल टूटेगा। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए हमारे वैज्ञानिक काफी गहरे अध्ययन के बाद ही ऐसे मिशन करते हैं। और आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि ऐसा माना गया था कि वॉयेजर 2 को ह्यूमन ऑर्बिट के हिसाब से नेपट्यून तक पहुंचने के लिए लगभग 30 साल लग सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया, यूरेनस के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण इससे काफी मदद मिल गई थी। लेकिन अब भी हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह बाकी है, ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। इसकी दूरी हमारी धरती से 4,300 मिलियन किलोमीटर की है। जनवरी 2006 में न्यू हॉराइजन्स नाम का एक मिशन लॉन्च किया गया। 58,536 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाला यह पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जो इतनी तेजी से हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से निकला था। ह्यूमन ऑर्बिट के हिसाब से तो अनुमान ये लगाया गया था कि इसे शायद 43 साल का समय लग जाएगा प्लूटो तक पहुंचने के लिए। लेकिन न्यू हॉराइजन्स प्लूटो पर केवल 9.5 वर्ष में ही पहुंच गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसे जुपिटर के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से काफी सहायता मिल गई थी। अब आप ही सोचिए कि यह तो नेपट्यून से भी काफी दूर है, लेकिन फिर भी इस पर ज्यादा जल्दी पहुंचा गया और इसलिए ये भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। अब दोस्तों, आपसे एक सवाल, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना।